ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन में न्यूक्लियस का जो स्पिन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, जबकि पैरा हाइड्रोजन में न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो न्यूक्लियस भी क्या करता है, स्पिन करता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो ऑर्थो हाइड्रोजन हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाती है, पैरा हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ सर। तो ये एक्चुअली में ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। निकलो, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन आर न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। तो ऑर्थो हाइड्रोजन में नेट न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, 1 होता है, क्योंकि ऐड हो जाएगा इन, हाफ हाफ ऐड करोगे इन ऑर्थो हाइड्रोजन, नेट न्यूक्लियर स्पिन 1, और इन पैरा हाइड्रोजन नेट न्यूक्लियर स्पिन होगा वो 0 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, at ordinary temperature there is equilibrium between ortho and para हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कोई हाइड्रोजन से ऑर्थो हाइड्रोजन ही होगी, वो पैरा में भी कन्वर्ट हो सकती है, जैसे ऑर्थो पैरा। ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो गए 25 डिग्री मान लो, तो उसमें से 75% हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑर्थो हाइड्रोजन की फॉर्म में होंगे, और केवल 25% ही पैरा हाइड्रोजन की फॉर्म में होंगे, यानी 3:1 रेशो में होंगे। और ये इक्विलिब्रियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जाके एग्जिस्ट होता है। हाँ सर। ठीक। ठीक है। अब जब टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ पैरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, when temperature decreases amount of para hydrogen increases। डिक्रीज करने की बात हो रही है। सो एट अबाउट 20 केल्विन, 20 केल्विन में जितनी भी ऑर्थो हाइड्रोजन हो जाएगी वो पैरा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट प्योर पैरा हाइड्रोजन can be obtained due to conversion of all ortho
टू पैरा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे पैरा इंक्रीज होती है, यानी पैरा एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ये हुआ है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप सोचोगे कि सर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे पैरा इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑर्थो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑर्थो इंक्रीज नहीं होगी और मैक्सिमम रेशियो ऑर्थो पैरा का 3:1 ही होगा। On increasing temperature, ortho doesn't increase and maximum ratio of ortho and para will be 3:8। ऑर्थो और पैरा का मैक्सिमम रेशियो 3:1 ही रहेगा। So ठीक है ना। अब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन have same chemical properties, but they have some different ठीक है ना। ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन हो गया। अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? इज एक्चुअली न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन होती है। नेसेंट हाइड्रोजन इज एक्चुअली न्यूली, जो अभी भी बनी है, जैसे जिंक में H2SO4 डाला आपने तो जिंक सल्फेट बनेगी और हाइड्रोजन बनेगी। तो अभी अभी जो बनी है, मतलब स्टोर्ड हाइड्रोजन की बात नहीं हो रहा है, रिएक्शन में वही की वही बनी है, वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। अब आप कहोगे तो उसमें क्या फर्क पड़ गया? वो भी हाइड्रोजन और आपने टैंक में स्टोर करके रख रखी, वो भी हाइड्रोजन। नहीं, जो अभी अभी बनी होती है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें उसका टेम्परेचर ज्यादा हो या किसी और कारण से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। लिखते उसको ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली में वो यही होती है और कुछ नहीं होता। H और H के बीच में बॉन्ड होता है। The newly formed hydrogen, a nascent hydrogen is actually newly formed hydrogen. It is far more reactive
देन स्टोर्ड हाइड्रोजन। स्टोर्ड हाइड्रोजन से काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कुछ रिएक्शन में वहां नेसेंट हाइड्रोजन ली जाती है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो स्टोर्ड हाइड्रोजन से हो ही नहीं पाते, नेसेंट हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है तभी होंगे वो रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे सपोज ये रिएक्शन कि पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन ले लिया हमने, स्टोर्ड वाली ली है। कौन से है? स्टोर्ड वाली, मतलब टैंक में पड़ी हुई थी वो ले ली, और ये हमने ले लिया H2SO4। तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन हमने वही KMnO4 H2SO4, इस बार जो हमने हाइड्रोजन लिए वो नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब अभी बनी हुई, जस्ट रिएक्शंस साथ में कोई पैरेलल रिएक्शन कराया और पैरेलल रिएक्शंस पे हाइड्रोजन निकली, वो वाली ली है, ये आपकी नेसेंट हाइड्रोजन है। तो इससे क्या हो गया? आपका रिएक्शन हो गया और K2SO4 बनेगा प्लस MnSO4, ठीक है। ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया। पिंक कलर का होता है, पता है, परमैंगनेट। सर ये 10H लिखा है। हाँ, मतलब 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो। अब थोड़ी देर बाद ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगी? इसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, 2, 5, 10, 15 सेकंड बाद इसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी। स्टोर नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो तो स्टोर हाइड्रोजन हो गई, रिएक्टिविटी खत्म हो गई, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो नेसेंट हाइड्रोजन किन्हीं कारणों से ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो रीजन नहीं दे रखे, बट नेसेंट हाइड्रोजन इज फार मोर रिएक्टिव देन स्टोर हाइड्रोजन, ठीक है। ये कांट भी आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट भी कर सकते हो, वो तो वहीं की वहीं बना के वहीं की वहीं रिएक्ट हो जाएगी अपने आप। ऐसा नहीं कि आप इसको आइसोलेट करके स्टोर करके रखेंगे, वो तो फिर अगर स्टोर कर लिया तो वो तो नेसेंट हाइड्रोजन थोड़ी लाएगी, स्टोर हाइड्रोजन, सिंपल ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाइड्रोजन लिया, फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, इलेक्ट्रिक आर्क दिया, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, मतलब बॉन्ड टूट गया, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है, हाँ, एटम नहीं बना ना पर एटम तो बना है, फ्री रेडिकल के साथ। फ्री रेडिकल नहीं है, एक ही तो हाइड्रोजन एटम ही तो है ये। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, हाँ तो और ये होता है वेरी वेरी रिएक्टिव। और एनर्जी निकलती है और इतनी ज्यादा, अभी एटॉमिक हाइड्रोजन मैंने बताया ना रिकम्बाइन कर सकती है। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च पढ़ी है आपने? पिछली क्लास में पढ़ा था ना एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन वापस कंबाइन कर लेती है तो एनर्जी निकलती है, और एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है, कैन ब्रिंग टेम्परेचर अप टू 4000 डिग्री, बताया था ना मैंने आपको। यस
और ये निकलती है, आपको याद रखना पड़ेगा, 435 किलो जूल पर मोल। तो यही प्रिंसिपल किसका होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का प्रिंसिपल होता है, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ये जो एटम्स हैं कुछ नहीं होते, हाइड्रोजन एटम है। एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, नियरेस्ट सिग्नेचर गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए क्या करेंगे? दूसरे हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि वो टेम्परेचर 4000 डिग्री वहां कर सकती है। और यही प्रिंसिपल होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का। इसको आप आइसोलेट कर सकते हो, कैन बी आइसोलेटेड, क्योंकि एटॉमिक एटम फॉर्म में तुम ले ही सकते हो, कैन बी आइसोलेटेड। नेसेंट हाइड्रोजन को आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन तो अलग ही ले सकते हो। और ये तो मोर एक्टिव देन नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन से भी ज्यादा एक्टिव होगी। नेसेंट हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल होता है एक्चुअली में, और ये तो अकेला ही एटम है। ठीक है। हाँ सर। नाउ ये हाइड्रोजन तो आपके डाई हाइड्रोजन तो हो गया खत्म। अब वाटर, ये क्या होता है? हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहाँ कहाँ मिलता है? 65% ऑफ ह्यूमन बॉडी is H2O. Up to 95% of some plants is water. आपको पता है वाटरमेलन जो 78% of earth crust is covered by water. ठीक है। हाँ सर। वर्ल्ड वाटर सप्लाई कहाँ से आता है? वर्ल्ड वाटर सप्लाई, इसको आप ब्रैकेट में डाल देना इस सेकंड में। पानी कहाँ से आता है? ओशियन, जितना भी पानी है दुनिया का, उसमें 97% ओशियन में है। पोलर, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे पोलर आइस कैप, पोलर आइस कैप के रूप में है 2%। ये भी काफी बड़ी मात्रा है। अगर पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल पे अगर पानी पिघलने लग गया तो ये जो सिटीज हैं जो कि कहाँ है, सी के आसपास है, वो सब डूब जाएगी। ठीक है। ग्राउंड वाटर में कितना है? बहुत कम है, तो इसलिए इसको बचा के रखना पड़ता है। केवल 0.6% है। ठीक है। लेक्स में कितना है? 0.009%। सॉइल में जो मॉइस्चर है उसमें कितना है? 0.005% है। दुनिया का जितना भी पानी है उसका 0.05% सॉइल मॉइस्चर में है। और एटमॉस्फेयर जो वाटर वेपर है वो केवल 0.001 है। तो
ये तो दुनिया का जितना भी पानी है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? 97% तो ओशियन के अंदर है। पोलर आइस कैप में 2% है, ग्राउंड वाटर में 0.6% है, लेक्स में 0.009 है, सॉइल मॉइस्चर में 0.005 है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है 0.001। हमारे लिए काफी कम अवेलेबल है ये बात। एक तो ये लेक वाला है, सॉइल मॉइस्चर है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, ये बस इतना सा अवेलेबल है हमारे लिए। 1% से भी कम हमारे लिए अवेलेबल। ठीक है ना? हाँ सर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताइए। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी इसकी बताओ, और ज्योमेट्री क्या होगी बताओ, शेप क्या होगा बताओ। बेंड शेप। हाँ, बेंट या वी शेप, ई शेप या एंगुलर कुछ भी बोल सकते हैं। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? हाइब्रिड। sp3। sp3 होगी। ठीक है ना, यानी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। और दो लोन पेयर है इसके पास, तो एंगल कितना हो जाएगा इसका? 104। पोलर है, डायप्लोमेंट इसका है 1.84 डिवाइड, डायप्लोमेंट इसका काफी हाई है, इसलिए वेरी गुड सॉल्वेंट है। डायप्लोमेंट जितना ज्यादा होगा जितना अच्छा सॉल्वेंट होता है पोलर चीजों के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हो। सर ये 104 कैसे है? बॉन्ड एंगल है ना इसका ये वाला, आपको पता है। वैसे तो टेट्राहेड्रल है तो 109 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि दो लोन पेयर आ गए तो हर एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल कम करता है ना। दो लोन पेयर है मतलब 5 डिग्री एंगल कम कर देगा तो 104 रह जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है ना? तो सर लोन पेयर की वजह से कम हो रहा है ना ये 2.5 2.5। हाँ, लोन पेयर क्योंकि लोन पे रिपल्शन डालते हैं ना, बॉन्ड एंगल धक्का मारेगा ना। ये जो लोन पेयर है ये यहाँ धक्का मारेगा, ये वाला लोन पेयर भी यहाँ धक्का मारेगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर तो ये वाला जो एंगल है तो कम होगा नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। तो हम ऐसा करते हैं, फिर डायरेक्ट हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पढ़ते हैं। हार्ड वाटर है सॉफ्ट वाटर? अब सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वाटर विच गिव्स
a lot of leather with water which gives a lot of leather with soap, मतलब जो बहुत सोप के साथ बहुत ज्यादा झाग देते हैं, is called soft water. जैसे रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है ना. और जबकि हार्ड वाटर वो होता है ना. हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर which doesn't give कुछ रिवर वाटर, कुछ नल का पानी भी ऐसा आता है कि उसमें हार्ड वाटर. अब हम देखेंगे कि हार्डनेस किस कारण से होती है, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डनेस. अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आया. कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. जो रेन वाटर है ना, जो ऊपर से आ रहा है, हो सकता है उसमें कुछ डिजॉल्व गैसेस है, जैसे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, वो डिजॉल्व हो जाती है जब रेन वाटर नीचे आता है. तो हो सकता है कि उसमें रेन वाटर में कुछ डिजॉल्व गैसेस है, लेकिन उससे हार्डनेस नहीं होती है. हार्डनेस कैसे आती है? जब ये जो रेन वाटर धरती पे आता है और माउंटेन रॉक्स यहाँ से बहता बहता नदियों में पहुंचता है, तब जाके उसमें हार्डनेस कॉज होती है. क्योंकि धरती पे घूमेगा तो अगर सॉल्ट्स हैं तो उसमें डिजोल्व हो जाएंगे और हार्डनेस आ जाएगी. ठीक है ना. रेन वाटर इज प्योर. Rain water is pure. It may contain some dissolved gases. But when it flows through, ground, rainwater is pure. It may contain some dissolved gases, but when it flows through ground,
when rocks it dissolve many salts, तब जाके इसमें हार्डनेस आ जाती है, ऊपर से नहीं आती है। एक रॉक सेट का मतलब? रॉक्स चट्टान, ग्राउंड एंड रॉक्स it dissolve many salts. ठीक है ना। और ये जो हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, टेम्पररी और परमानेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो आपकी जो होती है बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट इज ड्यू टू bicarbonates of calcium and magnesium। और परमानेंट हार्डनेस होती है वो क्लोराइड्स या सल्फेट्स के कारण होती है, और वो भी किसके? इट इज ड्यू टू chlorides and sulfates of ये परमानेंट हार्डनेस को आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और टेम्परेरी हार्डनेस को आप कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल सकते हो। अब हार्ड वाटर से क्या नुकसान होता है वो हम देखेंगे, और फिर टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हो वो भी देखेंगे। Method of removal of temporary hardness. Method of removal of temporary hardness. टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हो, है ना। पहला बॉइलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग से भी रिमूव हो जाती है, केवल बॉइलिंग से। कभी आप देखना पानी को गर्म करना, तो आप देखना उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, गर्म करने के बाद दिखेगी आपको एक लेयर। वो टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो रिमूव हो गई लेयर के रूप में। ठीक है ना।
तो कैसे रिमूव होगी? टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट के कारण होती है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ये कैल्शियम, ये मेटल है इसके बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो ये जो होता है सॉल्युबल होता है, बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, इनसॉल्युबल होता है और लेयर के रूप में ऊपर डिपोजिट हो जाती है या नीचे नीचे बैठ जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट जो था ठीक है ना, ये सॉल्युबल बाइकार्बोनेट है। तो ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये या तो ऊपर लेयर के रूप में हो जाएगा या नीचे आके डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है क्लार्क्स मेथड। ये टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे पानी के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्लेट लाइम। इससे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन बुझा हुआ चूना है ये। कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर उसे पानी डाला, फिर वो स्लेट लाइम है। ठीक है, तो ये डाल दोगे आप इसमें, तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो हार्डनेस होगी, पानी में हार्डनेस होगी, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण भी होगी और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण भी होगी। जो भी हो, या तो दोनों होंगे या दो, यूजुअली दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही, किसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लेगा इसमें, वाटर भी बन जाएगा। तो स्लेट लाइम, क्लार्क्स मेथड में क्या यूज करोगे? स्लेट लाइम। स्लेट लाइम की हेल्प से, वहां गर्म करने से किया था हमने, गर्म करके बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट किया था। यहाँ स्लेट लाइम से हमने बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट किया। स्लेट लाइम is used to convert bicarbonate into carbonate। ठीक है ना, और ये वही बाइकार्बोनेट तो सॉल्युबल होता है, कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, या तो डिपोजिट हो जाएगा या जमा हो जाएगा। फिल्टर करके निकाल दो कार्बोनेट को। ठीक है ना, अब हम मेथड पढ़ेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने। तो जैसे आपने बॉइलिंग का बताया था कि कार्बोनेट बन जाता है और वो इनसॉल्युबल होता है। हाँ, तो उसको फिल्टर करके निकाल लो, या नीचे डिपोजिट हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इंटरफेयर नहीं करेगा वो, अगर वो अलग ही ठीक। इंसॉल्युबल है तो ये तो है ना, समझ रहे हो बात? हाँ सर। मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। वो परमानेंट हार्डनेस किस काइंड से होती है आपको पता है ही।
सल्फेट्स और क्लोराइड। ठीक है ना। इसमें पहला है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। हाँ सर। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है? Na2CO3 पढ़ा है आपने इस ब्लॉक में। ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा क्या रिलीज करेगा? कार्बोनेट आयन। और हार्ड वाटर में क्या है? कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 है। ठीक है। तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा? MCO3। चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा और ये इंसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सर CaSO4 या CaCl2 होगा ना यहाँ पे? हाँ, वो M का मतलब जो भी लेना चाहो, जो भी आप कैल्शियम, ये मैग्नीशियम दो ही हो सकता, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट आपके कालगन मेथड। है ना। अब कालगन एक्चुअली में होता क्या है? ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो होता है वो कालगन कहलाता है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। कालगन क्या होता है? होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है ना। वही बताते हैं इसमें। जैसे ये हार्ड वाटर में क्या होगा? कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 होगा। ये रहा आपका कालगन Na2 Na4 PO3 6। ये आपका कैलगन है।
तो ये अंदर चल जाएगा या बाहर आ जाएगा? क्या हुआ? कैल्शियम अंदर चला गया या सोडियम बाहर आ गया? हाँ सर। तो अब ये कैल्शियम जो था, जो कि हार्डनेस का कारण था, ये तो इसमें फंस गया, कॉम्प्लेक्स में फंस गया है। तो अब हार्डनेस थोड़ी काज कर पाएगा, सोप थोड़ी रिएक्ट कर पाएगा, है ना? यस सर। लिख लो। नाउ द calcium and magnesium ion becomes part of complex. So now they are harmless. सर एक बार रिपीट कर दोगे क्या? हाँ लिखो। So now calcium and magnesium हाँ सर। becomes part of complex and is harmless. हाँ सर। अब इसमें हेक्सा मेटाफॉस्फेट क्यों यूज किया? इसके कारण PO3 है ना, हेक्सा का मतलब 6 है। यस सर। तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो गया? 2। -2 चार्ज हो गया ना। अब -2 में कहां से आया बता सकते हो? +4 तो यहां से आया था, हाँ सर। और +6 यहां से होना चाहिए, सॉरी -6 यहां से होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल क्या बचा है? -2।